Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel in the series of lectures for computer science for 9th class। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 इज ऑलरेडी कवर्ड, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से जो है वो कंप्यूटर और इंसान जो है ना वो आपस में सिमिलर हैं और किन फीचर्स को देखकर कंप्यूटर को बनाया गया है। इसके अंदर भी हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वह भी चल रहा है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें जो हिस्टोरिकल पार्ट है उसको मैंने फिलहाल स्किप किया है, दैट विल बी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन तीन में से कोई एक सवाल पेपर में जरूर आएगा, यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन की जाती है तीन चीजों की बुनियाद के ऊपर। हो सकता है कि हम लोग डेटा हैंडल के हिसाब से बात करें तो उसमें तीन कैटेगरीज हैं, दैट इज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू साइज बात करें सो वी आर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। And if we talk about the computer with respect to the purpose, so we are having two types of computers, general purpose computers and special purpose computers। आइए स्टार्ट करते हैं। So this is the same screenshot that has been taken from your book and जो मैंने भी आप लोगों को दिखा भी रहा था, आप लोगों को डिस्कस भी कर रहा था। टॉपिक नंबर 1.1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, सो पहले चीज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी ना। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो कंप्यूटर को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग के बारे में क्या बात लिखी हुई है? एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड एंड वेट। और उसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पीडोमीटर ऑफ कार और वोल्ट मीटर। अच्छा, आप समझने की कोशिश करते हैं। असल में पुराने जमाने में क्या सिस्टम था कि एनालॉग कंप्यूटर्स ही यूज हुआ करते थे और आज भी किसी हद तक हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हो गए हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इट डज नॉट गारंटी द एग्जैक्ट वैल्यू। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप जो हमारे घरों में जो क्लॉक लगी हुई होती है, घड़ी लगी हुई होती है, आप उसका टाइम देखें तो इट यूज टू बी रियली डिफिकल्ट टू फिगर आउट द एग्जैक्ट टाइम। तो मिसाल के तौर पर 7:35 हो रहे हैं, तो अगर वो 7:37 यानी कि 37 मिनट भी हो रहे होते हैं तो हम बोलते हैं यार 7:35 हो रहे हैं, या हम बोलते हैं 7:40 हो रहा है। ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट फिगर कोड नहीं करते यार इट्स 7:37। लेकिन हाँ, जो 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 क्लॉक्स, जो घड़ियां मसाजिद में लगी हुई होती हैं, जो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, उसमें यस वी आर हैविंग द एग्जैक्ट फिगर कि भाई अब लेट सपोज 7:57 हो रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे यार 8 बजने वाले हैं या 8 बज गए हैं, हम बोलते हैं इट्स 7:57। आपकी जो मोबाइल की घड़ी है आप उसको देख लीजिए, आपकी जो स्मार्टफोन की घड़ी है आप उसको देख लीजिए, आपके जो लैपटॉप की, आप कंप्यूटर की जो घड़ी है आप उसको देख लीजिए कि वो आपको एग्जैक्ट फिगर कोड करता है। ठीक है ना। अच्छा, तो एनालॉग कंप्यूटर से आज भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का जो मीटर है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट योर कार। और खैर अब वो भी डिजिटलाइज हो गए हैं किसी हद तक, लेकिन वो एनालॉग हुआ करते थे, उसमें निडल हुआ करती थी जो कि आगे मूव किया करती थी। हमारे जो वोल्ट मीटर्स होते हैं, जो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है या खासतौर पे जो फ्रिज या एसी चेक करने के लिए आता है, तो वो एक मीटर इस्तेमाल कर रहा था जिसमें निडल मूव कर रही होती है। वो उसकी एक एग्जांपल आपकी किताब में भी दी हुई है। तो इस तरह का कुछ जो होता है दिस इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर। और जो कार का स्पीडोमीटर होता है जो कि आपको स्पीड मेंशन कर रहा होता है, वो भी एक मिसाल है एनालॉग कंप्यूटर्स की। तो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिजिटल कंप्यूटर्स, जिंदगी आगे बढ़ती चली गई तो फिर समझ में ये आया कि नहीं, वी हैव टू वर्क ऑन द एग्जैक्ट वैल्यूज। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि एनालॉग कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बताया करते थे। डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए ना, नाउ यस वी आर हैविंग द एग्जैक्ट फिगर्स। और अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही होती हैं, देयर इज नो एम्बिग्यूटी। कोई इसमें उभाम नहीं होता कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, ये कितने पैसे बन गए हैं। इसकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी मिसाल मैं बताता हूँ आपको। आजकल पेट्रोल पंप्स जो है ना वो डिजिटलाइज हो गए हैं। पुराने जमाने में जो पेट्रोल पंप्स थे वो भी एनालॉग थे, तो बहुत ज्यादा चोरी के इम्कानात हुआ करते थे, क्योंकि वही बात है कि 500 रुपए का पेट्रोल भरा भरा गया है या फिर 490 रुपये, 490 रुपीज का भरा गया है। इस बात को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि निडल जो है वो बहुत करीब करीब हुआ करती थी। तो बहुत ज्यादा बहसों भाई से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। अब उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि तमाम पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज कर दिया है। आज आप देखिए कि
आप 500 रुपए का पेट्रोल बोलते हैं तो वो 500 रुपए का एग्जैक्ट फिगर जो है ना वो सामने लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई 500 रुपए का पेट्रोल भर दिया गया है। सो इसी तरीके से अब दुनिया की तकरीबन तमाम चीजें ही डिजिटलाइज हो गई हैं। आपके मोबाइल फोन की घड़ियां, आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की जो क्लॉक्स हैं वो सब डिजिटलाइज हो गई हैं। मसाजिद के अंदर इन ऑर्डर टू हैव द एग्जैक्ट टाइम फॉर द नमाज, फॉर द सलाह, तो वो डिजिटल क्लॉक जो है ना वो इस्तेमाल कर ली जाती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जिस तरीके से आजकल आप देखते होंगे कि हाइब्रिड गाड़ियां मौजूद है ना, ठीक है जी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रही हैं, तो वो सीएनजी में भी चल रही हैं, वो पेट्रोल और भी चल रही हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर तो आमतौर पर पेट्रोल और सीएनजी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, उसको हम लोग हाइब्रिड गाड़ियां बोलते हैं। तो इसी तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों ही टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इनका एक फीचर ये भी होता है कि ये एनालॉग टू डिजिटल डेटा भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल टू एनालॉग डेटा भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल डेटा एंड एनालॉग डेटा। इसकी बहुत आसान सी मिसाल ये है कि मैं इस वक्त जो आपके सामने मुखातिब हूँ और मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरे मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज हैं दे आर एनालॉग डेटा। ठीक है। अच्छा, जब ये एनालॉग डेटा मैंने अपने माइक्रोफोन के थ्रू ट्रांसफर किया है कंप्यूटर के अंदर, सो नाउ दैट हैज बिकम डिजिटलाइज। अब वो डिजिटल डेटा बन चुका होता है। यानी कि डिजिटल डेटा से मुराद, आपको पता ही है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी कि जीरो और वन को समझता है। मेरे मेरे रिकॉर्ड किए हुए तमाम के तमाम अल्फाज जो है वो जीरो और वन में से जाके सेव हो चुके हैं। तो मेरी जो मेरे मुंह से निकलने वाली अल्फाज वो एक एनालॉग डेटा थे, लेकिन जब वो कंप्यूटर में चले गए हैं तो वो एक डिजिटल डेटा बन गए हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो लैपटॉप से निकलने वाली जो आवाज है वो तो डिजिटल है, मतलब वो रिकॉर्डेड तो डिजिटल थी, लेकिन जब वो आपके हेडफोन के थ्रू या फिर आपने जो हैंड फ्री लगाया हुआ या आपने जो ब्लूटूथ डिवाइस आपने कनेक्ट की हुई है, तो उसकी मदद से जो आपके कान में सिग्नल्स पहुंच रहे हैं दे आर एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है जी, तो बहरहाल बहुत लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर, इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द अकॉर्डिंग टू साइज। अच्छा, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों पार्ट्स में से। अकॉर्डिंग टू साइज बात की जाए तो सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। अच्छा, वैसे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले, लेकिन बेसिकली ये आया सबसे आखिर में ही है। बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आपको पता ही होगा, आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी इसको इस्तेमाल करती हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल का डेटा जो है ना वो कंप्यूट करना पड़ता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो। जैसे कि एक इदारा है नासा, जो कि ये कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इलॉन मस्क आजकल जो है वो सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फास्टेस्ट कंप्यूटेशन। ठीक है जी। ये साइज में जो है ना वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये कम कम इनका साइज छोटा होता है, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा तेज वाला कर लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। दीज कंप्यूटर्स आर widely used in scientific applications such as aerodynamics, design simulations, processing of geological data, weather forecasting, न्यूक्लियर रिसर्च। तो इन तमाम जगहों पे ये कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको तमाम चीजें पता ही होंगी। जियोलॉजिकल डेटा की बात कर लीजिए, जो गूगल मैप है, हम लोग ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, जितनी भी करीम की, उबर की, इन ड्राइव की जो एप्लीकेशन है वो गूगल की एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल मैप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सारा का सारा डेटा कैसे गैदर किया जा रहा है वो एक अलग की कहानी है, लेकिन वो किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर, क्योंकि उसको लाइव डेटा चाहिए होता है कि कहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है। इसी तरीके से वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, वेदर पाकिस्तान में एक सिस्टम किसी हद तक फेल है कि जिस दिन वो बोलते हैं बारिश होगी उस दिन बारिश नहीं होती, और जिस दिन बोलते हैं बारिश नहीं होगी इत्तेफाक से उस दिन बारिश हो जाती है। तो वेल, पूरी दुनिया के अंदर वेदर फोरकास्ट किया जाता है। अच्छा, वेदर फोरकास्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बारिश बताई जा रही है, गर्मी सर्दी बताई जा रही है। बाहर ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर वेदर फोरकास्टिंग के अंदर ये चीज भी शामिल होती है कि कब सुनामी आने वाला है, कब स्टॉर्म आने वाला है। अच्छा, हमारे यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र है कि मट्टी का स्टॉर्म नहीं आता, बाहर वाले का मट्टी का स्टॉर्म भी आता है, वहाँ पे ग्लेशियर्स भी जो है ना वो पिघल रहे होते हैं, तो आबादियों को खाली करवा दिया जाता है। ये तमाम चीजें जो है ना वेदर फोरकास्टिंग के अंदर शामिल होती हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर्स थे। और इसको देखते हैं क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर पावरफुल मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स। अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे तो वो सिंगल सिस्टम्स हुआ करते थे, एक वक्त में एक इंसान इस्तेमाल किया करता था, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स थे जो कि मल्टी यूजर थे। मल्टी यूजर का मतलब है कि एक वक्त में उसको मल्टीपल लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स,
इसके अंदर एक प्रोसेसर नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को। आजकल के दौर में ये जो फेसबुक है, ये गूगल है, या फिर याहू है, या फिर हॉटमेल है, आउटलुक है, ये जो डेटा इन्होंने रखा हुआ है, ये सारा का सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर है। दे यूज टू बी रियली ह्यूज इन साइज। और कितने बड़े हो सकते हैं, कितने बड़े होते हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि आप लकी वन को मल्टीप्लाई बाय समथिंग अराउंड 50 कर दीजिए, या 50 to 60 कर दें। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर होता है ये। मतलब इसमें जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, वो जॉब करने के लिए आए मिसाल के तौर पर, उन्होंने अपनी जॉब की टाइमिंग स्टार्ट करी सुबह 9 बजे, और वो काम करते 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 करते, और वो दूसरे मतलब कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हो, काम करते 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 दूसरे गेट से बाहर चले गए शाम को 5 बजे, वापस नहीं आ सकते। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने कराची के अंदर मौजूद क्लिफ्टन पे अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के बराबर में है बाग इब्न कासिम, बिन कासिम पार्क भी उसको बोलते हैं। और अगर आपने उसको देखा तो तकरीबन इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं ये। ठीक है जी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है। ठीक है जी। और अच्छा, इसको आम आम लोग इसको जो ना वो ना इंस्टॉल कर सकते हैं, ना इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अब मैं भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लैपटॉप चला सकता हूँ, मैं मिनी कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं सुपर कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं माइक्रो कंप्यूटर चलाता रहता हूँ। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए आई नीड टू हैव स्पेशल टेक्निकल नॉलेज, जिसको चलाने के लिए मुझे वो चाहिए, मतलब वो नॉलेज मुझे चाहिए उस कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो इसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल काम होता है, और उनको ऑपरेट करना भी के लिए एक अलग से एक्सपर्टीज चाहिए होती है। आमतौर पर इन्होंने मिसाल भी दी है, दे आर यूज्ड इन बैंक्स एंड मैनी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वेयर सेवरल यूजर्स वर्क साइमल्टेनियसली। एक वक्त में बहुत सारे लोग जब कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, तो उसके लिए वी नीड टू हैव अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे बैंक्स की मिसाल ले लीजिए, इन्होंने क्योंकि यहाँ बैंक्स की मिसाल दी हुई है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूँ। देखिए, बैंक में एक वक्त में क्या एक ही इंसान इस्तेमाल एक ही एक वक्त में एक इंसान इस्तेमाल कर रहा था? द आंसर इज नो। जस्ट थिंक अबाउट द एटीएम सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर कितने सारे एटीएम मशीन्स काम कर रही हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद वन लिंक। अगर आपने कभी एटीएम के बाहर गए हो तो लिखा होगा वहां पे वन लिंक। तो वन लिंक का मतलब क्या है कि तमाम सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। अब कमाल की बात आप ये देखिए कि मैं अपने अपने अकाउंट को, बैंक अकाउंट को एटीएम से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं जाकर ब्रांच से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसको मोबाइल बैंकिंग से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं उसको इंटरनेट बैंकिंग से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं अपने एक अकाउंट को इन चार मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और चारों तरीकों में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बैंक के सिस्टम से हुकअप हो रहा हूँ, और मैं एक इंसान हूँ। और मिसाल मिसाल के तौर पर कुछ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ 24 करोड़ की आबादी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द सेंसस ऑफ 2023। अगर 1 करोड़ की आबादी भी एक साथ कनेक्ट हो जाए, तो 4 करोड़ का डेटा जो है वो कंप्यूटर को हैंडल करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए बहरहाल हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा वी हैव नो अदर ऑप्शन। द थर्ड वन इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर के अंदर मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये शायद ही आप लोगों ने देखा हो। हाँ, आप में से जो स्टूडेंट्स गेमिंग करते हैं, तो जब वो लोग गेमिंग करने के लिए किसी गेमिंग जोन जाते हैं या इंटरनेट कैफे जाते हैं, वहां पर आपने मिनी कंप्यूटर्स देखे होंगे। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे होते हैं, वो भी इससे फेमिलियर होंगे। मैं उसको पढ़ते हैं, फिर उसकी मैं आपको मिसाल दे दूंगा। These are smaller than mainframe computers, but they are more powerful than microcomputers. अभी हमने we haven't discussed about the microcomputers, ठीक है? So mini computers usually use multi-user operating system. अच्छा, पहला जो पॉइंट था वो ये था कि मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो मेन फ्रेम के मुकाबले में छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स का फायदा क्या है कि इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, अब इस बात को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने, लेट्स सपोज विंडोज ना, इनकी विंडोज नहीं होती, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हमने एक सिस्टम पे हमने विंडोज करी हुई है, और लेट्स सपोज देयर कैन बी, मिसाल दे रहा हूँ खाली, कि 10 to 20 पीपल्स कैन हुक अप विद अ सिंगल सिंगल कंप्यूटर। तो वो 10 से 20 लोग जो है ना, वो एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने गेमिंग जोन में देखा होगा कि आपका एक एक सिस्टम के ऊपर सर्वर बना हुआ होता है, और बाकी तमाम लोग जो है ना अगर आप, मैं काउंटर स्ट्राइक की बात करूँ तो वो डीडस का मैप चल रहा है, तो तकरीबन 24 से 36 लोग, तो 24 to 36 पीपल आर प्लेइंग ओवर ओवर दिस मैप ना। तो वो 24 से 36 लोग एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो दैट इज जो जिसपे सर्वर बना हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड अ मिनी कंप्यूटर। तभी उसकी जो स्पैक्स होती है वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, मैं इफ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटीज में भी क्या होता है कि अ टीचर यूज टू शेयर पर्टिकुलर फाइल और सर्टेन फाइल ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम, और टीचर ये कहता है
कि आप तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इस पर्टिकुलर सिस्टम से जाके इस फाइल को कॉपी कर लीजिए। सो नाउ देयर आर हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको वो फाइल को एक्सेस करना है। तो वो क्या करते हैं, फिर उस कंप्यूटर से हुकअप होते हैं, उस कंप्यूटर से लॉग इन करते हैं, या उस कंप्यूटर के जो आईपी एड्रेस होता है उसको इस्तेमाल करके उस फाइल को एक्सेस करते हैं। So there are so many people, there are multiple users that are connected with a single computer, so that is a mini computer। आप ये वाला काम एक नॉर्मल पीसी भी करते हैं। आप सोच रहे होंगे यार हम तो काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, हम तो अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर जो है जिसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, या पीसी बोलते हैं, या डेस्कटॉप बोलते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, तो हम उस पर भी सर्वर बना लेते हैं। लेकिन जो उसकी स्पीड है उस पर काफी फर्क पड़ता है, जिसको आप लोग लैगिंग बोलते हैं, वो लैग बहुत ज्यादा करता है। मूविंग फॉरवर्ड, मल्टी यूजर्स कैन यूज मिनी कंप्यूटर थ्रू टर्मिनल्स। मैंने बात कर ली इसके हवाले से। मिनी कंप्यूटर्स में बी यूज एज नेटवर्क सर्वर्स एंड इंटरनेट सर्वर्स। ठीक है जी, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका केबल नेट वाला है, उसने उसने एक सर्वर खरीदा हुआ है जिससे आप तमाम लोग कनेक्टेड हैं। अगर आप लोगों को अपनी शेयरिंग वेबसाइट पता हो, जैसे कि doodie.com एक शेयरिंग वेबसाइट है, तो बेसिकली वो एक नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं बनाई गई है, वो एक मिनी कंप्यूटर पे बनाई गई है, बिकॉज देयर आर सो मेनी यूजर्स जो कि उससे हुकअप कर सकते हैं एक ही वक्त में। यहाँ पे डैकवैक्स ये एक कंप्यूटर रहा है। इसके अलावा IBM AS400 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये दो मिसालें हैं मिनी कंप्यूटर्स। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको हम लोग पीसीज बोलते हैं। जो हमारे घरों में डेस्कटॉप वाला रखा हुआ है या लैपटॉप को भी हम लोग माइक्रो कंप्यूटर ही बोलते हैं। The use of microprocessor has made computers cheaper yet faster and more reliable। ठीक है जी, तीन फीचर्स बयान किए गए हैं यहाँ पर कि माइक्रो प्रोसेसर की वजह से क्या हुआ, ये कंप्यूटर सस्ते भी हो गए। लेकिन बहरहाल ऐसा हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर कुछ चीज सस्ती है तो फिर उसकी स्पीड पर फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, इसकी स्पीड जो है ना वो फिर भी बेहतर ही है, मतलब चीपर भी है ये, और ये फास्टर भी है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। These are the smallest computers designed to be used by individual। एक पर्सनल एक किसी ने अगर पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर खरीदना है तो ये पीसी जो है ना वो बेहतरीन चीज है। ठीक है, ये छोटा भी होता है और रिलायबल भी है, कम पैसों का भी है। तो एक इंडिविजुअल को अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करना है तो वो ये पीसी जरूर खरीद ले। उसके लिए मिनी मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना वो बेकार है। PCs can be used for variety of tasks like documentation, calculations, illustration and entertainment। चार चीजों के बारे में डिस्कशन की गई है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्डपैड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। द नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या है कि आप फोटोशॉप पे काम कर सकते हैं, आप एडोब इलस्ट्रेटर पे काम कर सकते हैं, आप इमेजेस बना सकते हैं, आप इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। एंड एंटरटेनमेंट, यस ऑफ कोर्स, हम लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, हम गेमिंग कर सकते हैं। गेमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नाउ। तो द पावर ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट हैज आल्सो मेड इट मोर यूजफुल। अच्छा, पुराने जमाने में तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो उसमें सिर्फ ये वाले काम हुआ करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में तो आपको पता है कि अगर आप लैपटॉप खोले और नेट ना चल रहा हो तो आप लैपटॉप को वापस बंद कर देते हैं। ठीक है जी, तो नेटवर्क ने और इंटरनेट ने जो है ना वो इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नाउ कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। कंप्यूटर आजकल कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए भी अपने जो सोशल मीडिया वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, एंड व्हाट्सएप एंड सो ऑन सो फोर्थ। So moving forward towards the last category, that is according to purpose। According to purpose हमने बात की थी कि दो किस्म की कैटेगरीज हैं, एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरे हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। So let's discuss about general purpose computers। Most computers in use today are general purpose computers। These computers can process variety of tasks। These computers can store and execute different programs in their memory। Therefore, various tasks like word processing, typing and editing, payroll, accounts and inventory control, manipulating facts in database, making scientific calculation and statistical data analysis, and controlling secure system of an organization are achieved by these computers। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर द एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। देखिए नाम से पता चल रहा है जनरल पर्पस, आम तौर पे जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा आजकल आप इम्तियाज चले जाएं, आप लकी वन चले जाएं, आप डॉल्फिन मॉल चले जाएं, या आप किसी और दूसरे बड़े
या इवन कि आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं तो उनके उनके पास एक कंप्यूटर रखा हुआ होता है। वो कर क्या रहे होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं, अकाउंट्स को जनरेट कर रहे होते हैं। आपसे आपसे जो है ना वो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं, आपसे कैश ले रहे होते हैं, आपको जो है ना वो प्रिंट करके दे रहे होते हैं, आपने जो भी चीजें खरीदी हैं, ग्रोसरीज वगैरह या जो भी सामान आपने खरीदा है। इसी तरीके से उनके पास भी सिस्टम चल रहा होता है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री आ गई है, कितनी इन्वेंट्री चली गई है। दैट इज कॉल्ड पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑन सेल सिस्टम। उसमें बड़े बड़ी वो यूनिक इजाद है, इंशाल्लाह आगे चल के उसमें बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में जनरल ही काम होंगे, उसके ऊपर कोई खास काम नहीं होगा। मतलब ये खास काम क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर। तो जनरली जो आपने स्टैटिस्टिकल डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल किया, आपने ग्राफ बना लिया, आपने चार्ट्स बना लिए, आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली है, आपने सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आपने उनको कंट्रोल कर लिया। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो आप जनरल पर्पस कंप्यूटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके घर में रखा हुआ डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो टैबलेट्स है, जो स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे के सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जो हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो जनरल पर्पस है। अब देखें जरा स्पेशल पर्पस कौन सा वाला। एज द नेम स्टेट्स, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल काम के लिए नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स रिपीटेडली परफॉर्म सिंगल जॉब मोर एफिशिएंटली। इस जुमले को समझ लीजिएगा कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है ना वो एक ही काम को बार बार करता है। जनरल पर्पज में तो आपके पास जो लैपटॉप है आप उसमें वर्ड प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, आप एक्सेल भी चला रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, आप गाने भी सुन रहे हैं, आप मूवीज भी देख रहे हैं, और आप भला भला सारे काम कर रहे हैं ना। लेकिन स्पेशल पर्पज में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो किसी एक पर्टिकुलर मकसद के तहत ही बनाए जाते हैं और वो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, कि भाई ये वाला कंप्यूटर इस काम के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, इससे मजीद और कोई काम नहीं लिया जाएगा। These computers are useful in traffic light signal systems, navigational systems, aviation, weather forecasting, satellite tracking and ATMs. अब इसके अगर मिसाल आप एग्जांपल देखें तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब आपका जो कंप्यूटर घर में रखा हुआ है आप उससे ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि आपके जो सिग्नल्स हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, जो रेड ग्रीन और येलो जो लाइट चलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो कंप्यूटर चला सकता है, कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं चला सकता। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये जो एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं जो कि सिग्नल्स दे रहे होते हैं एयरक्राफ्ट वालों को, या जो एयरलाइंस होते हैं उनको, या जहाज़ों को जो सिग्नल दे रहे होते हैं, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक आम कंप्यूटर नहीं कर सकता। सेम इज द केस विद वेदर फोरकास्टिंग। ऊपर ही बात करकर हम लोग आए थे कि वेदर फोरकास्ट करने के लिए वी नीड टू हैव स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, वो आमतौर पर जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो काम नहीं कर सकता। सैटेलाइट ट्रैकिंग, और आप एटीएम की मिसाल ले लें, चलो बाकी तो आपने शायद कभी देखे नहीं देखे। आपने एटीएम मशीन देखी, आप एटीएम मशीन के पास जाएं और आप उससे बोले यार तुम आज एक काम करो, जरा मुझे एक ऐसे लिख के दिखा दो, वो कयामत आ जाएगी, वो ऐसे नहीं लिख के दिखा सकता। आप एटीएम से बोले जरा कोई गाना तो सुना दो, तो मुझे नेहा कक्कड़ का गाना सुना दो, दिल को करार आया, उसको करार कभी भी नहीं आ सकता। एटीएम को भी करार, जो एटीएम को करार आया है ना वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बेचारा एटीएम किसी भी सूरत में गाना नहीं गा सकता, वो आपको कोई मूवी नहीं दिखा सकता। हाँ बस वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि आप उससे पैसे निकलवा लीजिए बस, इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है। ठीक है जी, तो ये एटीएम मशीन का एक ही पर्पस के लिए बनाए गए हैं। वो जब तक हयात है वो मशीन कयामत वो एक ही काम करती रहेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। So this is the end of the lecture. Thank you very much for watching this video. Keep watching. Do come in for any query, suggestion, and feedback. I will try my level best to respond to you as soon as possible. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.